हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी किंग यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस, वोकैबलरी और जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा ज्ञान इस एडिटोरियल से रिलेटेड होगा वो भी मैं आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर को नोट कर लें। यहाँ पर बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए सेपरेट ग्रुप्स अवेलेबल हैं, जहाँ पर आपको डेली न्यूज़पेपर और मेरे हैंड रिटन नोट्स आपको मिलते रहेंगे। आज का जो एडिटोरियल है वो था न्यू ऑर्डर इन वेस्ट एशिया। ठीक है, क्या मतलब है इसका? तो पूरी एडिटोरियल की जो थीम है, बेस था, वो क्या था? देखिए, अकॉर्ड्स का मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट्स बिटवीन किसके बीच में? अरब स्टेट्स एंड इजराइल। तो देखिए, बिटवीन की जो पेयर होती है वो एंड होती है, ये भी याद रखिएगा। कांट ब्रिंग पीस विदाउट सॉल्विंग द पैलेस्टीन इशू। तो एडिटर का यहाँ पर ये कहना है कि जो एग्रीमेंट हुए हैं अरब स्टेट्स के बीच में और इजराइल के बीच में, ठीक है, उनमें एबिलिटी नहीं है किस बात की कि वो पीस यानी कि शांति वहाँ पर ला सकें। और ऐसा क्यों कहा है उन्होंने? तो उन्होंने कहा है कि बिना पैलेस्तीन इशू को सोल्व किए ऐसा नहीं हो सकता, ये मानना है एडिटर का। तो अभी हाल फिलहाल में आप देखेंगे कि एक अकॉर्ड हुआ है, यानी कि एग्रीमेंट हुआ, जिसको नाम दिया गया है इब्राहिम अकॉर्ड। ठीक है, इसमें बीच में सबसे बड़ी मध्यस्थता की है अमेरिका ने, यानी कि यूएसए ने। डोनाल्ड ट्रंप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है और पूरा जो उनका कार्यकाल रहा है उसमें अगर उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट मानी जा रही है तो वो यही मानी जा रही है कि इजराइल के साथ अच्छे संबंध स्थापित करवाने में वो कामयाब रहे हैं। ठीक है, अब इस एडिटोरियल के अंदर एडिटर ने ये तो साफ कर ही दिया है कि उनका कहना है कि फ़लस्तीन इशू को सोल्व किए बिना इसका जो शांति है उस एरिया में स्थापित नहीं की जा सकती। और क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो हमें सीखने को मिलेगी इस एडिटोरियल के अंदर, वो हम देखते हैं। देखिए क्या बोला, द सो कॉल्ड इब्राहिम अकॉर्ड्स क्लियरली मार्क ए न्यू बिगनिंग इन द रिलेशनशिप बिटवीन द सुन्नी रूल्ड गल्फ एंड जू स्टेट। ये है मेन स्टेटमेंट। अब क्या किया एडिटर ने? ये जो पार्ट है, साइंड इन द व्हाइट हाउस ऑन ट्यूसडे बाय यूएई, बहरेन, इजराइल, ठीक है, अंडर द यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप मीडिएशन। तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। और ये इन्फॉर्मेशन किसके बारे में है? ये इन्फॉर्मेशन है अकॉर्ड के बारे में, यानी कि जो एग्रीमेंट हुआ है, एग्रीमेंट्स हुए हैं जिसको बोला गया अब्राहम अकॉर्ड्स, उसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे वर्ब जो है इधर, वो क्या है? आपका मार्क है, जो किसके लिए आया है? अकॉर्ड्स के लिए आया है। तो इस तरीके से आपको स्टेटमेंट किस तरीके से ब्रेक हुई है उसको पकड़ना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा चीज़ें, तभी आप ग्रामेटिकल मिस्टेक्स पकड़ पाएंगे। अगर यहाँ पे मार्क की जगह पे मार्क्स कर देते तो आपको नहीं पता चलता कि इसका सब्जेक्ट अकॉर्ड्स है, यानी कि एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो आपको प्लूरल वर्ब चाहिए था। ठीक है, अब इसकी हिंदी में या फिर इसको, इससे हमें क्या समझना वो समझिए। जो इब्राहिम अकॉर्ड्स हैं साइंड बाय द वाइट हाउस यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अमेरिका को। कब? ट्यूसडे को। बाय द यूएई, किसके द्वारा? बाय बताता है डूअर, तो किसके द्वारा साइंड हुआ ये? यूएई, बहरेन एंड इजराइल। ठीक है, अब अंडर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप्स मीडिएशन, यानी कि इनकी मध्यस्थता के अंदर हुआ है सब कुछ, और ये साइन किया गया है 3 प्रमुख देश, यूएई, बहरेन, इजराइल, इनके बीच में ये समझौते हुए हैं। ठीक, आगे देखिए क्या बोला, अंडर द एग्रीमेंट द यूएई एंड बहरेन वुड नॉर्मलाइज, वुड मॉडल हो गया, उसके बाद हमेशा भी बनाता है नॉर्मलाइज व्हाट टाइज, तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, विथ इजराइल। ठीक है, और ऐसा करने से क्या होगा? हेरल्डिंग बेटर इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी इंगेजमेंट। तो इस एग्रीमेंट में ये कहा गया है कि यूएई और बहरेन दोनों के दोनों अपने जो संबंध है उनको नॉर्मलाइज करेंगे, किसके साथ? इजराइल के साथ, यानी कि इनके बीच में जो भी खींचातानी थी, जो कड़वाहट थी, उसको वो दूर कर देंगे। और ऐसा होने से क्या होगा? बेटर इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सिक्योरिटी इंगेजमेंट्स हो पाएंगे। तो अमेरिका का मानना है कि उस रीजन में इससे बहुत ज़्यादा शांति स्थापित हो पाएगी और ये बहुत बड़ी डील है अकॉर्डिंग टू द यूएसए। अब आगे देखिए,
more Arab countries are expected to follow suit, say US and Israeli officials. US और इजरायली ऑफिशियल्स का ये कहना है कि ये एग्रीमेंट अभी दो देशों को लेकर हुआ है इजराइल का, लेकिन बहुत सारी और अरब कंट्रीज़ हैं जिनको लेकर ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वो भी इसी चीज़ को फॉलो करेंगे। आगे देखिए, द एग्रीमेंट्स हैव द बैकिंग ऑफ सऊदी अरबिया पहले ही इजराइल के साथ अच्छे संबंध बना चुका है, तो इसका जो सपोर्ट रहा है वो सऊदी अरबिया से रहा है। आर्ग्यूबली द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल अरब पावर एंड अ क्लोज अलाई ऑफ द यूएई एंड बहरीन। अब जो सऊदी अरबिया है वो बहरीन का भी अच्छा दोस्त है और यूएई का भी अच्छा दोस्त है, और उसका सपोर्ट इसको मिला है, इस एग्रीमेंट्स को मिला है। और हमें एक और बात यहाँ पर बताई है एडिटर ने कि वो जो है मोस्ट इन्फ्लुएंशियल अरब पावर है, यानी अरब कंट्रीज में सबसे पावरफुल कंट्री कौन है आपकी, सऊदी अरबिया है। देखिए आगे एडिटर क्या करें, द एलिंग किसके लिए बोला गया, ये बोला गया सलमान बिन अब्दुल अजीज। ठीक है, अब इनके बारे में एक और बात बताई गई है, और वो बात ये है, देखिए ऑक्टोजेनेरियर रूलर ऑफ द किंगडम क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कोई व्यक्ति अगर 80 से 89 ईयर्स ओल्ड हो तो, यानी कि ये बहुत ज़्यादा उम्र के हैं ये भी पता चला, और ऊपर से हमें ये भी पता चला कि नॉट फीलिंग वेल, यानी कि बीमार भी चल रहे हैं, डिसीज्ड हैं, फीबल है। ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, ट्रेडिंग कॉशियसली नाउ, यानी कि एक एक कदम फूक फूक कर चल रहे हैं। बट रियाद हैज़ ओपनड इट्स एयर स्पेस फॉर कॉमर्शियल फ्लाइट्स बिटवीन द यूएई एंड इजराइल। लेकिन रियाद ने क्या किया, यूएई और इजराइल के बीच में जो अपना एयर स्पेस है उसको ओपन कर दिया है ताकि कॉमर्शियल फ़्लाइट्स वहाँ पर आ जा सकें। ठीक है, तो जहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक कंट्री बहुत फूक फूक कर कदम बढ़ा रही है, वहीं पे दूसरी कंट्री क्या कर रही है, बहुत तेज़ी से अपने संबंधों को सुधारती हुई नजर आ रही है। लेकिन एग्रीमेंट दोनों ने किया है, ये बात भी क्लियर है। आगे देखिए, द अकॉर्ड्स द फर्स्ट बिटवीन इजराइल एंड अरब कंट्रीज सिंस 1994। तो यहाँ पर बोला है कि ये जो एग्रीमेंट्स हैं, और इन एग्रीमेंट्स के बारे में बताया कि ये ऐसे एग्रीमेंट है जो इजराइल और अरब कंट्रीज़ के बीच में हुए हैं। सिंस बताता स्टार्टिंग पॉइंट 1994 से अब तक कोई भी एग्रीमेंट इजराइल के बीच में और अरब कंट्रीज़ के बीच में नहीं हुआ था, ये उसके बाद से सबसे पहला है, नया है। जॉर्डन इजराइल पीस ट्रीटी, ठीक है, 1994 में कौन सी हुई थी, जॉर्डन इजराइल पीस ट्रीटी हुई थी। आल्सो ऑफर ए रेयर डिप्लोमेटिक विन टू मिस्टर ट्रम्प। तो यहाँ पे रेयर डिप्लोमेटिक विन बोला है ट्रम्प के लिए, रेयर क्यों बोला है आगे बताया। हुस रिलेटिव प्रोनाउन है, ट्रम्प के लिए पॉजेसिव है, पॉजेसिव केस है। ठीक है, अदर फॉरेन पॉलिसी बेट्स बी इट ईरान और नॉर्थ कोरिया वर आइदर डिजास्टर्स और स्टैग्नेंट। तो इन्होंने बोला है कि और जितनी भी उनकी फॉरेन पॉलिसीज़ थी वो या तो बहुत ही विनाशकारी थी, या फिर वो ऐसी थी कि जिसमें प्रोग्रेस नहीं हो रही थी, एक जगह पे रुकी हुई नज़र आ रही थी। तो ये एडिटर मानते हैं कि उनकी एक रेयर डिप्लोमेटिक विन है, यानी कि उन्होंने पॉलिसियाँ बहुत बनाई लेकिन कामयाब जो है एक आधी ही हो पाई, और उनमें से ये एक है। ठीक है, अकॉर्ड मतलब एग्रीमेंट होता है, स्टैग्नेंट मतलब होता है मोशनलेस। अकॉर्ड के सेम मीनिंग के वर्ड हो गए डील, कॉनकॉर्ड, अपोजिट हो गए डिसएग्रीमेंट, डिस्कॉर्ड। सेम मीनिंग के वर्ड हो गए स्टैग्नेंट के डोरमेंट, स्लगिश। अपोजिट मीनिंग के वर्ड हो गए एक्टिव और एनर्जेटिक। तो यहाँ पे इन अकॉर्ड्स के बारे में बताया है एडिटर ने कि 1994 के बाद अभी ऐसा कुछ एग्रीमेंट्स वगैरह हुए हैं, और ये जो एग्रीमेंट्स है इनको हम ट्रम्प के बहुत ही रेयर यानी कि गिने चुने जो जीत उन्होंने डिप्लोमेटिकली कहीं पर हासिल की, तो उनमें से एक को काउंट कर सकते हैं। अब आगे देखिए दोस्तों, विथ लेस देन 50 days टू गो बिफोर हिज री इलेक्शन ही हैज़ कॉल्ड द एग्रीमेंट्स द न्यू डॉन ऑफ न्यू मिडल ईस्ट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो पार्ट है पूरा का पूरा ये ही के बारे में ऐड करके जानकारी देने का काम कर रहा है। ठीक है, तो ही से रिलेटेड क्या कि विथ लेस देन 50 days टू गो बिफोर हिज री इलेक्शन बिड, तो ये ही के लिए बोला गया है। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर ही के लिए ही आया है। तो ही किसके लिए आया है, डोनाल्ड ट्रंप के लिए। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है दोबारा से प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन के अंदर खड़े होंगे, उस समय में जो है 50 से भी कम दिन बाकी हैं,
और इस टाइम पे उनका ये जो एग्रीमेंट करवाना है उसको उन्होंने कहा है हैज़ कॉल्ड द एग्रीमेंट द न्यू डॉन ऑफ ए न्यू मिडल ईस्ट। अब देखिए, बिड का मतलब होता है अटेम्प्ट टू अटेन सम गोल और पर्पस, यानी दोबारा से कोशिश करेंगे वो। एडवांस डिक्लेरेशन, डॉन मीन्स होता है ए बिगनिंग, नॉर्मली सुबह के लिए भी इसका इस्तेमाल कर लिया जाता है। सेम मीनिंग के वर्ड देखिए, इमरजेंस, ऑनसेट, अपोजिट देखिए, कंप्लीशन, कंक्लूजन। तो जब 50 से भी कम दिन बाकी हैं दोबारा से इलेक्शन होने के समय में, तो जो प्रेसिडेंट हैं ट्रम्प है, उनका कहना है कि ये जो एग्रीमेंट्स हुए हैं ये एक नई शुरुआत है, किसकी, एक नए मिडल ईस्ट की। तो उनका मानना है कि बहुत ज़्यादा बदलाव आ जाएंगे इससे। आगे देखिए, दो द हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस, इट इज़ too early to say whether the accords will have any meaningful impact on West Asia's myriad conflicts। ज्योग्राफिकल और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस को अगर देखा जाए तो एडिटर का कहना है कि ये बहुत जल्दबाजी होगी, टू अर्ली, बहुत जल्दबाजी होगी ये कहना कि ये जो अकॉर्ड्स हैं इनका कोई मीनिंगफुल इम्पैक्ट हो पाएगा किसके ऊपर। देखिए, इननंबरेबल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है, फाइट, जो अनगिनत लड़ाइयाँ वेस्ट एशिया के अंदर हुई हैं, ठीक है, उनके ऊपर कोई मीनिंगफुल इम्पैक्ट हो पाएगा इन एग्रीमेंट्स का, ये कहना अभी बेहद जल्दबाजी होगी। तो इस पार्ट से हम ये समझ सकते हैं। तो एडिटर को अभी विश्वास नहीं है कि ये जो एग्रीमेंट्स हैं इनसे कितना कुछ इम्पैक्ट पड़ने वाला है जो लड़ाइयाँ, अनगिनत लड़ाइयाँ चल रही है वेस्ट एशिया के अंदर। आगे देखिए, अनलाइक इजिप्ट एंड जॉर्डन, इससे पहले जो एग्रीमेंट हुए थे ना, हमने कहा था ना कि ये एग्रीमेंट 1994 के बाद अब हुआ है, तो इससे पहले जो एग्रीमेंट हुए उनका भी जिक्र आ गया। देखिए, विच साइंड पीस ट्रीटिस विथ इजराइल, 1979 में किया इजिप्ट ने, 1994 में किया जॉर्डन ने, पहले बताया था। तो देखो कितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है। रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है पहले वाले के लिए पहले वाला, दूसरे वाले के लिए दूसरे वाला। द गल्फ कंट्रीज आर नॉट फ्रंट लाइन स्टेट्स इन द अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट। तो इनका ये कहना है कि जो गल्फ कंट्रीज है जिन्होंने अभी एग्रीमेंट किया है वो फ्रंट लाइन स्टेट्स नहीं है, किस चीज़ की, अरब इजरायली कॉन्फ्लिक्ट की। तो इससे उसके ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ता हुआ एडिटर को नहीं दिखता, क्योंकि जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है ना वो इन देशों के साथ है ही नहीं जिन्होंने अभी एग्रीमेंट साइन किया है, वो दूसरे देशों के साथ है। अब आगे देखिए, दे हैड एस्टैब्लिश्ड बैकरूम कॉन्टैक्ट्स विथ इजराइल ईयर्स अगो। एडिटर का कहना है कि ये वो देश हैं जिन्होंने बैकरूम यानी पीछे पीछे छुप के कॉन्टैक्ट्स, बहुत अच्छे रिलेशन बना लिए थे इजराइल के साथ कई सालों पहले। व्हाट इज़ हैपनिंग नाउ इज़ आइदर नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, व्हाट इज़ हैपनिंग नाउ इज़ देयर नॉर्मलाइजेशन। तो अभी जो हो रही है चीज़ें वो सिर्फ उसका नॉर्मलाइजेशन है, यानी कि उसको खुलकर स्वीकार किया जा रहा है, बस यही बात है। सेकंड, द एग्रीमेंट्स लीव द पैलेस्टीनियन क्वेश्चन लार्जली अनट्रेस्ड। और दूसरी बात जो एडिटर कह रहे हैं वो ये है कि इन एग्रीमेंट्स के अंदर जो चीज़ छूट गई है, जो मिसिंग है, वो ये लग रहा है कि जो पैलेस्टीन का क्वेश्चन है वो अनएड्रेस्ड है, यानी कि उसके ऊपर कोई सुनवाई होती हुई या उसके ऊपर कोई फोकस्ड होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। नेक्स्ट पार्ट देखिए, विथ अरब कंट्रीज साइनिंग डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट्स विद इजराइल बायलेटरली, द अरब कलेक्टिव सपोर्ट फॉर द पैलेस्टीनियन मूवमेंट फॉर नेशनहुड which has been the basis of 2002 अरब पीस इनिशिएटिव इज क्रम्बलिंग। अब यहाँ पर एडिटर ने दूसरी तरफ फोकस किया है। एक्चुअली क्या था कि 2002 के अंदर एक अरब पीस इनिशिएटिव बना था। उसमें क्या था कि बहुत सारी अरब कंट्रीज इकट्ठी आई थी और उन्होंने क्या किया था, मिलकर काम शुरू किया था इजराइल के खिलाफ। तो अब जब अरब कंट्रीज ये साइन कर रही हैं डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट इजराइल के साथ, वो भी कैसे, बायलेटरली, ठीक है, यानी कि एक तरफ इजराइल है, एक तरफ अरब का कोई देश है, फिर दूसरी तरफ फिर इजराइल है, फिर अरब का कोई दूसरा देश है। तो इस तरीके से, इसी वजह से एग्रीमेंट्स बोला गया हर जगह पे, अकॉर्ड्स, क्योंकि तीन देशों के बीच में नहीं है, दो दो देश, बायलेटरल मतलब दो, टू साइडेड, इजराइल है और अरब कंट्रीज में से कोई एक है, तो सबके साथ इंडिविजुअली कह सकते हैं कि एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, इजराइल की तरफ से। द अरब कलेक्टिव सपोर्ट, ठीक है, तो अरब का जो कलेक्टिव सपोर्ट था किसके लिए, पैलेस्टीनियन मूवमेंट के लिए, जिसके लिए उन्होंने अरब पीस इनिशिएटिव भी बनाया था,
ठीक है, फॉर नेशनहुड विच हैज़ बीन बेसिस फॉर 2000 इज क्रम्बलिंग। तो ये पूरा का पूरा जो कलेक्टिव सपोर्ट था अरब का, वो कहीं ना कहीं क्रम्बलिंग यानी कि पूरी तरीके से पस्त होता हुआ नज़र आ रहा है, बेकार होता हुआ नज़र आ रहा है, लड़खड़ाता हुआ नज़र आ रहा है। आगे, बट इट डज नॉट मीन दैट द पैलेस्टीनियन क्वेश्चन वुड फेड अवे। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि पैलेस्टीनियन क्वेश्चन यानी कि जो वहाँ की समस्या है उसको भुलाया जा सकता है, ठीक है, उसको अपनी मेमोरी से निकाला जा सकता है या उससे कन्नी काटी जा सकती है। इसका मतलब ये हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखिए, द वैक्यूम लेफ्ट बाय द रिट्रीट ऑफ द अरब पावर्स। अब क्योंकि अरब पावर्स ने इजराइल के साथ एग्रीमेंट कर लिया है, अब वो इजराइल के खिलाफ नहीं है, तो इससे क्या है, एक वैक्यूम बन गया है, एम्प्टीनेस, ठीक है, यानी कि उनके खिलाफ पहले बहुत सारे थे, अब कम हो गए। फ्रॉम द इजरायली पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट इज बीइंग फिल्ड बाय द नॉन अरब मुस्लिम पावर्स। तो अब ये जो है वैक्यूम बना, इसको फिल किसने किया है, नॉन अरब ऐसे देशों, ऐसे पावर्स के द्वारा जो अरब मुस्लिम पावर्स नहीं है, जैसे ईरान ने, टर्की ने और उसकी जो अलायंसेस है, जैसे पाकिस्तान कह सकते हैं आप। तो इन देशों ने, जो देश अब एग्रीमेंट करके इजराइल के साथ हो गए हैं, अब यहाँ पे उसके खिलाफ वाले देश कम हो गए हैं, तो इसकी जगह पे अब पहले अरब देश थे सब इसके खिलाफ, अब और नॉन अरब देश आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं पे जो इजराइल के खिलाफ जो देश हैं वो अब भी उतने ही बने हुए हैं, ये कहना है एडिटर का, ठीक है। अलाय मतलब क्या होता है, को वर्कर, साथी, जो साथ में काम करे, एसोसिएट, पार्टनर। आगे देखिए, द जियो पोलिटिकल सैंड्स मे बी शिफ्टिंग बट द कोर इशू कंसर्निंग इजराइल इज अनरिजोल्व्ड। ये कह रहे हैं कि जो जियो पोलिटिकल सैंड्स में भी शिफ्टिंग, इसका मतलब क्या है कि धीरे धीरे पे जो पॉलिसियाँ, जो नेचर था वहाँ पे कि कौन सा देश किसके खिलाफ है, वो धीरे धीरे करके चेंज हो रहा है। लेकिन इससे जो चिंताएं हैं इजराइल को लेकर, ठीक है, जो कोर इशू है जिसको लेकर इजराइल की चिंताएं हैं, वो अभी तक अनरिजोल्व है। यानी कि यहाँ पर बार बार एडिटर जिसकी तरफ फोकस कर रहे हैं वो है पैलेस्तीन वाला मुद्दा ही, ठीक है। इशू का मतलब होता है पॉइंट इन क्वेश्चन, अनरिजोल्व का मतलब होता है नॉट सेटल्ड, जो अभी तक सोल्व नहीं हुआ है। आगे देखिए, विद द यूएस इन रिट्रीट एंड टर्की एंड ईरान pursuing more aggressive foreign policies, there is a three-way contest taking shape। यहाँ पर बोला है कि 3 देश महत्वपूर्ण हो गए, जैसे यूएस है, टर्की है, ईरान है। अब जो यूएस है वो रिट्रीट मतलब कि वापस जाने की कोशिश कर रहा है इन इलाकों से। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर जिसकी उसकी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट था या जहाँ पर उसके फौजी थे, उनको वापस लेने की कोशिश कर रहा है। और टर्की और ईरान जो है वो और ज़्यादा एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी को अपनाने का काम कर रहे हैं। देयर इज़ अ 3-वे कंटेस्ट टेकिंग शेप। तो 3-वे कंपटीशन बन गई है अब यहाँ पे, जो धीरे धीरे एक आकार ले रही है इस चीज़ का कि 3 पार्टीज बन गई है। अब देखो, इन विच सुन्नी रूल्ड अरब किंगडम्स, ऑल अमेरिकन अलाइज आर रीअलाइनिंग देयर जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट विथ इजराइल। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो अरब किंगडम्स हैं, अमेरिकन अलाइज है जो उसके साथी हैं, और इजराइल, ठीक है, वो दोबारा से रीअलाइन कर रहे हैं, दोबारा से अपने जो रिश्ते हैं उनको दोबारा से एक नया रूप दे रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए, द अब्राहम अकॉर्ड्स आर लाइकली टू शार्पन दिस कंटेस्ट। और जो अभी अकॉर्ड्स हुए उससे क्या होगा कि जो कंटेस्ट चला हुआ है वो और ज़्यादा शार्प हो जाएगा, और ज़्यादा नुकीला हो जाएगा, यानी कि चीज़ें और ज़्यादा टेंस्ड हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू द एडिटर। आगे देखिए, इफ़ मिस्टर ट्रम्प एंड सिग्नेटरीज का मतलब वो है जिन्होंने साइन किए इस एग्रीमेंट पे, ठीक है, जैसे इजराइल हुआ, ठीक है, आपका बाकी जो देश हैं हुए, 2 और देश थे ना आपके, अरब देश थे उनके, टू द अकॉर्ड्स वांट टू ब्रिंग पीस हेयर एज दे हैव क्लेम्ड। कंडीशनल पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसमें क्या बोला है कि मिस्टर ट्रम्प के साथ साथ जो सिग्नेटरीज हैं, यानी जिन्होंने साइन किए हैं एग्रीमेंट के ऊपर टू द अकॉर्ड्स, अगर वो चाहते हैं कि यहाँ पर शांति हो, जैसा कि उन्होंने बोला है कि वो चाहते हैं कि यहाँ पे शांति हो, ठीक है, जैसा कि उन्होंने क्लेम किया है, दे शुड एड्रेस, तो यहाँ पे सजेशन दे रहे हैं एडिटर,
दे शुड एड्रेस द मोर स्ट्रक्चरल इशूज़। तो उनको कहना है कि ज़्यादा स्ट्रक्चरल इशूज़ के ऊपर उनको फोकस करना होगा, उसके ऊपर उनको अपनी बुद्धि लगानी पड़ेगी, उनका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। जिसके अंदर इन्होंने किसको इंक्लूड किया, विच इंक्लूड द अनरिजॉल्व्ड क्वेश्चन ऑफ पैलेस्टीन। बार बार एडिटर इसी क्वेश्चन को उठा रहे हैं, पैलेस्टीन मुद्दे को। उनका मानना भी यही था स्टार्टिंग से ही कि जब तक इसका इशू सोल्व नहीं होता पैलेस्टीन का, तब तक कोई भी आप एग्रीमेंट कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, उस इलाके में शांति होना संभव नहीं है, ये कहना है एडिटर का। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही दोस्तों। जो स्टूडेंट्स मेरी वीडियो को जगह जगह पे शेयर कर रहे हैं, मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच।